अभी ठीक हो आप लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ऑल गुड। एग्जाम शुरू हुआ किसी का? अक्षिका का तो हो गया पेपर शायद ना, है ना अक्षिका? Am I audible to all of you? Yes, sir. ओके ओके। एग्जाम किसी के तो हो तो नहीं रहे? सारे सबके हो गए ना एग्जाम? सर सितंबर में है हम लोगों का। अच्छा, सितंबर में है। हाँ तो सितंबर तो बहुत दूर है अभी, है ना? यस सर। सितंबर तो बहुत ही दूर है। हाँ, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है प्रॉपर ना? सर So today we will discuss protein biochemistry, mastering calculations. This is our topic because I think this is the very much important for the GATE, NET, CSIR and DBT. Okay, and DBT is very easy to qualify. One thing I would like to tell you, as compared to CSIR, DBT का फॉर्म जरूर भरना। ICMR में तो 120 सीट्स होती है, तो देयर इज ए वेरी लेस चांस, बट अगर अच्छी प्रिपरेशन है माइक्रोबायोलॉजी वगैरह इम्यूनोलॉजी की तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन ICMR में। ICMR में जाने का मतलब है कि मेडिकल लाइन में पूरी एंट्री हो जाएगी आपकी, है ना? और फ्यूचर में भी गवर्नमेंट जॉब का काफी चांस है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? लैम्बर्ट्स-बेयर लॉ, एंड देन छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है वो पढ़ेंगे। Charge over the amino acid, how it can be calculated. So this is one of the very highlighted questions, है ना? Note down, you have to apply this formula PI minus pH. I think both is given. Whenever the problem is given, you are given PI. Suppose PI is 5 and pH is 3. So this is positive, right? Okay. So this delta P is negative. Sorry, delta P is positive. So amino acid will have positive charge. अगर ऐसा कभी आपको कैलकुलेशन करने के लिए आता है, then what you will do? PI minus pH. And if you are getting the positive signs, it means amino acid having the positive charge. And if this is negative, suppose PI is, in the second case, suppose PI is 2 and pH is 3, then delta P will be minus 1. So amino acid will carry negative surge. Negative charge. Amino acid will carry negative charge. तो आज बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा टू डिस्कस। मान लो आप ये पूछते हैं, इसको प्रॉब्लम को पूछते कैसे हैं? इनडायरेक्टली दे कैन आस्क यू, डायरेक्टली दे कैन आस्क यू द चार्जेस, है ना? बट इनडायरेक्टली दे कैन आस्क यू कि व्हाट काइंड ऑफ resin you will use in the column to purify protein whose PI is 5, pH is 3. So what type of resin you will use? Option for this problem number 1. What type of resin? This will be the positive, negative or neutral? बोलो सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव।
पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा ना बेटा। हाँ माइनस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया खुद ही। तो सर मतलब अगर हमारा डेल्टा भी पॉजिटिव है तो हम रेजिन नेगेटिव लेंगे। हाँ नेगेटिव हो गए तो ये केटायन उल्टा एक्सचेंज होना। को बोलोगे। आउट ऑफ क्वेश्चन बना दिया हमने केटायन एक्सचेंज रेजिन। दिस इज एनायन एक्सचेंज रेजिन। आप कौन सा यूज करोगे +2 के लिए? ऑलवेज यू विल यूज केटायन एक्सचेंज रेजिन, कैटायन। है ना। केटायन एक्सचेंज रेजिन, सॉरी एनायन एक्सचेंज रेजिन, पॉजिटिव है तो, है ना, एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, और नेगेटिव है तो हेलो सर सर आप म्यूटेड हैं। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ बेटे, देखो पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इट शुड अट्रैक्ट टू द नेगेटिव चार्ज, है ना। तो एनायन एक्सचेंजर, केटायन एक्सचेंजर विल बाइंड टू द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चल में पॉजिटिव सर्च। and amino acid greater delta P will stick more tightly to cation exchange resin, है ना। ग्रेटर डेल्टा P मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो cation exchange resin, ये नोट कर लो। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो they will stick to cation exchange resin। cation exchange resin, ठीक है। and delta P is negative, then anion हाँ exchange resin, ये नोट कर लो। एक छोटे से इसमें कितना देखो कंफ्यूजन हो गया है ना, बट दिस इज द फैक्ट एंड दे कैन आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस। तो अगर यूज करने की बात होगी तो सर हम क्लास में हम पॉजिटिव को यूज करेंगे। पॉजिटिव अगर है, अगर जैसे वो देते हैं कि फॉर ए अमाइनो एसिड विच आयन एक्सचेंज रेजिन विल यूज विच हैज Pi5 PS3, then after the calculation you are getting +2. So this is, since this is +2, so they will stick more to the cation exchange resin because cation exchange resin is the negative. Cation exchange resin is negative, anion exchange resin is positive. Getting my point? सर इसमें बेसिकली उल्टा है कि डेल्टा पी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव रेजन लेंगे और अगर नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव लेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। बट सर न्यूट्रल किस केस में हो सकता है, मतलब जब इक्वल होगा pH इक्वल टू PI, pH इक्वल टू PI, pH इक्वल टू PI। pH इक्वल टू PI, ठीक है, इतना क्लियर है। ये नोट कर लिया अच्छे से, 2-3 प्रैक्टिस करवा दें कि रहने दें? नहीं सर। सर वैसे वो लड़की नहीं आई ना, फिर आफरीन को मैसेज कर दो बेटा, आफरीन को मैसेज भेज दो, वो आ जाए। सर मैं कर दूंगा। मैं चाहता हूँ ना इस बार SPM क्वालिफाई करे, उसके पीछे पढ़ के उसको पढ़ाना है। ठीक है ना।
सर मैंने कर दिया मैसेज। बस ठीक है। तो एक तो ये चीजें पूछी जाती हैं कि आपको बार बार कैलकुलेशन करना। चलो मैं फिर से देता हूँ ना, आप बताओ फटाफट से, डिलीट कर दो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सपोज यू हैव टू यूज which resin will be used to purify amino acid in column chromatography. है ना, amino acid PI is 6 and pH is 4. This will use cation exchanger, anion exchanger, और न्यूट्रल सर ए नल। तो यहाँ पे सीधे डेल्टा पी आपने कैलकुलेट किया, पी आई माइनस, एकदम टाइम नहीं लगाना है। प्रैक्टिस से फायदा क्या होता है, टाइम नहीं लगता है। आपको सीधे आ गया एक्सचेंज होगा, ये होगा सीधा सीधा पॉजिटिव तो केटायन, नेगेटिव होता तो एनायन, बस ठीक है। हाँ चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। सॉल्यूशन कंटेनिंग एस्पार्टिक एसिड PI 2.98, लाइसिन PI 5.97, थ्रेओनिन PI इतना, PI इतना, लाइसिन PI इतना। pH 3 citrate buffer was applied to Dowex 50 cation exchange column। सब कुछ दे दिया जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा था। है ना। The column was then eluted with buffer and fraction collected in what order? Order of amino acid बताना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा है। चलो लगाओ दिमाग, हैप्पी। देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व करता है। हैप्पी सिंह हो जाएगा जो सॉल्व करेगा। सर एस्पार्टिक एसिड का हम न्यूट्रल पकड़ सकते हैं ना, PI 0 ले सकते हैं। सर सर पहले आएगा एस्पार्टिक एसिड सर, फिर उसके बाद आएगा ग्लाइसिन और उसके बाद आएगा लाइसिन, देन एक मिनट सर एक मिस कर दिया। फर्स्ट सर कहता है ना, सर फर्स्ट लाइसिन आएगा। अच्छा, लाइसिन इल्यूट लास्ट में आएगा, ग्लाइसिन इल्यूट थर्ड। ये डेल्टा पी कैलकुलेट करो ना, किसका हाई है किसका कम है। सर सबसे ज्यादा हाई एस्पार्टिक एसिड विल इल्यूट फर्स्ट। यस सर। देन ग्लाइसिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, लाइसिन। समझ आ गया कैसे किया हमने। अब तो ऑफरिन तुम्हारी तो मिस कर रही है, अब वीडियो भी नहीं देखती है, क्लास भी मिस कर रही है। कैसे सिलेक्शन सर इवन लास्ट कुछ मैसेजेस यही है मेरे कि बी प्लीज ज्वाइन द क्लास, जैसा आप हमेशा बोलते हो मैसेज कर। हाँ अब ये सब इम्पोर्टेंट है ना। देखो अब हम भी प्लान पूरे दिन करते रहते हैं ना, और अचानक सडनली कुछ क्वेश्चन नजर आ जाता है
फिर अचानक लगता है यार ये डिस्कस कर लें, अदरवाइज छूट गया तो फिर बच्चों का नुकसान होगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अब ये क्वेश्चन देखो कितना करना इजी है ना, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द पी आई डेल्टा पी, है ना, पी आई माइनस पी एच। अब सबका ऑर्डर निकाल देना, ठीक है। लोवेस्ट डेल्टा पी जिसका होगा वो एल्यूट फर्स्ट होगा, है ना। कैलकुलेट करो फिर से। अब देखो पी आई सबका ऑर्डर कर लो। पी आई 2.98, फिर 5.97, फिर 6.53, 5.9। 1 सेकंड लगना है ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना है। अब पीएच सब में से माइनस करना है, इक्वल टू करना है। 1.98 हो गया, इधर कितना हो गया 2.97, कितना इजी है 3.53, 2.98 सर 2.98 देन 6.78। सबसे लोएस्ट किसका है? पीआई, जिसका एस्पार्टिक लिख लो, एस्पार्टिक है, ये ग्लाइसिन का है, ये थ्रेओनिन का है, ये ल्यूसिन का है, ये लाइसिन का है। तो एस्पार्टिक एसिड फर्स्ट आ गया, फिर 2.97 सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, फिर ये फोर्थ आ गया, और ये फिफ्थ। कितना सेकंड लगा ये बताओ, है ना। सर एस्पार्टिक का 0.02 है सर माइनस में। हाँ तब भी तो फर्स्ट आएगा। चलो yes, सर आपने 1.98 लिखा। हाँ चलो माइनस में आ गया, तब भी वो फर्स्ट रहेगा। ठीक है। yes, sir, वो फर्स्ट ही रहेगा। Such type of question can be asked in the CSIR and very easy to answer, and this is very tough for those who have not practiced. ठीक है ना, देख लो आंसर मैच करा लो। एस्पार्टिक एसिड इल्यूट फर्स्ट, उनके लिए मतलब इतनी सारी वैल्यूज देख के कंफ्यूजिंग होता है। हाँ ग्लाइसिन ल्यूसिन है ऑलमोस्ट सेम डेल्टा पी, बट ल्यूसिन है डिसाइडली मोर नॉन पोलर देन ग्लाइसिन। तो इस आधार पे ग्लाइसिन इल्यूट थर्ड, हमने क्या दिया था आंसर, ग्लाइसिन इल्यूट थर्ड, सेकंड कर दिया था ना, बट दिस इज मोर नॉन पोलर, नॉन पोलर। पोलर विल इल्यूट फर्स्ट, दिस विल बी थर्ड, दिस विल बी सेकंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना। फिर वैसे तो बन रहा था उसका ऑर्डर, लेकिन बिकॉज दिस इज नॉन पोलर सो दिस विल बी इल्यूट लेटर देन दिस ल्यूसिन, है ना। क्लियर? यस सर। कल बताया था इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी हाउ टू कैलकुलेट, दिस इज द न्यू फार्मूला, यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, है ना, इज इक्वल टू के डेल्टा पी माइनस के डेल्टा पी, पी इज इक्वल टू ऑलरेडी यू हैव, है ना, म्यू यू कैन कैलकुलेट, डेल्टा पी इज द पीएच माइनस पीआई अपॉन molecular weight. So positive mobility means what? Suppose mu is positive, it does it means movement toward positive pole, है ना, movement toward positive pole. And if mu is delta negative, movement toward, ये ब्लैक बोर्ड वाला अच्छा है ना, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। यस सर। सर इसमें मतलब व्हाइट से लिखते तो बहुत क्लियर दिखता है। अच्छा व्हाइट पे ज्यादा क्लियर दिखता है? नहीं सर, मतलब ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट से लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर दिखता है। हाँ वो रायत में मैंने देखा व्हाइट शाइनिंग मोर ना, व्हाइट बैकग्राउंड इज शाइनिंग मोर देन द, वो आंखों में चुभने लगता है कुछ समय के बाद। वो थोड़ा मैं टेस्ट कर रहा था, साइंटिस्ट हूं ना तो कुछ दिमाग में चलता रहता है। ओके तो ये इंपॉर्टेंट आ गया कि पॉजिटिव मोबिलिटी
टुवर्ड पॉजिटिव पोल, नेगेटिव मोबिलिटी टुवर्ड नेगेटिव पोल। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा पी से। तो डेल्टा पी इज, यहां पे नोट कर लो अगेन, पी आई माइनस पी एच। तो यहाँ पे पीएच माइनस पीआई लिखा है, उल्टा लिखा है। हम लोगों ने तो ये किया है ना, पी आई माइनस पी एच। बार बार फार्मूला थोड़ी चेंज करेंगे। नहीं, वो इसलिए लिखा है ना क्योंकि हम माइनस डेल्टा किया है ना। हाँ, फाइनली वो सॉल्व कर दिया है, हमने सॉल्व नहीं किया ना, इसलिए हमने चेंज नहीं किया। हमने चेंज करना भी नहीं है हम चेंज करके फंस जाएंगे, पता चला ऑप्शन में वो सारे ऑप्शन है तो फिर हमने गलत वाले को मार दिया। तो नेवर चेंज योर कॉन्सेप्ट, इसलिए कहते हैं लाइफ में एक रूल बना लो, हमेशा वो रूल आपको आगे बढ़ाएगा। मतलब टेस्ट योर रूल कि दिस इज वर्किंग फॉर यू और नॉट। तो दिस इज वर्किंग पॉजिटिवली फॉर यू बिकॉज योर लाइफ मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन योर थॉट, योर पैरामीटर, योर गोल, है ना, and then everything decides your lifestyle. What kind of food you are taking, what kind of friends are there, what kind of circles are there, right? Suppose you want to become a IITian or IITian researcher or world class researcher, then you will target such a people only, selective people, you can see. So this is your life mobility. So you can learn from the electroforces. You have a life different, everyone has a different life mobility according to their goal. So highest goal, people having the highest goal will have the highest delta positive, mu delta positive because they have to run fast, because their goal is much bigger than normal people. Normal people are having sometimes negative, sometimes positive, sometimes neutral. So you can remember like this by this story. Suppose what are the relative electrophoric mobility of glycine, leucine, aspartic acid, glutamic acid and lysine at pH 4.7. So you must know the PI. PI आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ये दिया हुआ है molecular weight, ये दिया हुआ है PI. Then you can calculate the mobility. Okay? कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया है ना? यस और नो? यस। कि अब देखो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी हमने बात करी, तो कल न्यूमेरिकल नहीं था हमारे पास। आज हमने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपकी लाइफ ना हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। आप जहां सिलेक्शन होना है वहां टॉपर बनोगे। तो ए टीचर शुड हैव ए पॉजिटिव गोल फॉर देयर स्टूडेंट्स। The molecular weight is given, PI is this. So just calculate mobility proportional to pH minus PI. Then you are watching that there are 2 plus positive value and 3 negative value. So now they are asking what is relative electrophoric mobility of glycine, lysine, aspartic acid, glutamic acid, lysine. So positive will run toward the lysine move fastest, है ना, toward the negative pole. Right, lysine fastest because this is the lowest value. Okay, right? Am I right? सर आपने कहा था कि मतलब पॉजिटिव जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव पोल की टुवर्ड्स। मैं कहाँ उल्टा कह रहा हूँ? पॉजिटिव रहेगा तो किधर जाएगा? पॉजिटिव पोल। नेगेटिव रहेगा तो किधर जाएगा? नेगेटिव पोल। तो लाइसिन किधर जा रहा है? नेगेटिव पोल। अब ये 2 वैल्यू हो गई ना, इसमें 3 नेगेटिव हो गए, तो 3 में सबसे फास्टेस्ट कौन जा रहा है नेगेटिव पोल की तरफ? तो लाइसिन फास्टेस्ट, फिर ग्लाइसिन। तो कैसे बनाओगे ऑर्डर? लाइसिन, ग्लाइसिन एंड देन लेउसिन। इसमें मुझे पता है CSIR में ना मजा बहुत आता है, बच्चे खूब गलत करते हैं, पूरे रास्ते भर कैलकुलेशन करते रहते हैं और पता चला कि लास्ट में जब आंसर सीट आया तो पूरा गलत था। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत कम टीचरों को होता है ना।
जो वर्ल्ड क्लास के टीचर होंगे वही आपको समझाएंगे सारी चीज, जिन्होंने लैब में बैठ के काम किया है, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज कैलकुलेशंस। अभी जो कल का JRF बच्चा क्वालिफाई किया, उसके जो टीचर ने नोट्स बनाया होगा वही पढ़ाएगा आपको है ना। और अकेडमी में सारे वही है, कल के बच्चे हैं। तो भाई ड्राइविंग के लिए सड़क पे आपको अच्छी एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। जान तो लेना बहुत आसान है सड़क पे चला लो, 4-5 लोग मर जाएंगे। तो CSIR की कोचिंग में वही हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर नॉन क्वालिफाइड, दे डोंट डिजर्व टू बी टीचर बिकॉज दे डू टीचर्स इज लाइक ए डॉक्टर, it either ruin the life or it makes the life. So mobility is like that, no? So in positive pole, which will be the fastest? Glutamic acid or aspartate, no? Which will go the fastest? Aspartate. Sir, Aspartate have the high positive value, so move fastest. High positive, move fastest. Then the glutamic acid. Correct? अभी देखो है ना, एकदम पिक्चर क्लियर हो गई। 2 सवाल किया लेकिन आपका लाइफ सक्सेसफुल। टाइम इज गुड। सीक्वेंसिंग में आ जाए थोड़ा सा। कल बताया था सीक्वेंसिंग में हाउ टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। मैंने कहा जल्दी पढ़ा के छोड़ दूंगा फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज आई नो यू कैन नॉट सॉल्व इट। तो ये एक प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम मिल सकता है, बहुत इजी है ये। और उसको ध्यान से पढ़ो एंड देन यू कैन एनालाइज। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ए प्रोटीन यील्डेड, ऐसे 67 स्लाइड है, कितना हिम्मत कर सकते हो देखते हैं। 10:30 तक तो वैसे भी हम पढ़ाते ही है तो विल सी। Partial analysis of protein yield, number of peptide लिखते जाओ। One of they must verify deduce the sequence of amino acid. Problem क्या है? To determine the sequence of amino acid, है ना? Complete acid hydrolysis yielded alanine, arginine, 2-serine, lysine, phenylalanine, methionine, tryptophan, proline. Okay, complete acid hydrolysis yielded alanine, arginine, serine, lysine, phenylalanine, methionine, tryptophan. 2 serine है, हाँ, lysine, phenylalanine, methionine, tryptophan, and proline. proline. हाँ, okay. So treatment is FDNB. FDNB Sanger agent इसको बोलते हैं। Followed by the complete hydrolysis yielded DNP alanine, यानी हो गया N साइड है ना, DNP alanine and DNP lysine. Neither carboxypeptidase is A nor carboxypeptidase B released a C-terminal amino acid. ठीक है। सी टर्मिनल तो आया नहीं, अभी एन टर्मिनल आया। एन टर्मिनल पे एलानिन है, ठीक है। अब डी कह रहा CNBR अटैक करता है मिथाइलिन पे, कंटेन सेरिन, ट्रिप्टिन, प्रोलिन। Tara compound of the remaining amino acids including the second 2 पेप्टाइड आया, 2 पेप्टाइड में मेथिलीन है, इसका मतलब कंटेन सेरिन प्लस TRP प्लस प्रोलिन। ई में आ जाओ, ट्रीटमेंट विद काइमोट्राइप्सिन, क्योंकि अभी तो मैं सॉल्व भी करके आपको दिखा दूंगा कैसे एनालाइज करते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ो इसको, जितनी बार पढ़ोगे क्लियर होगा। ट्रीटमेंट विद काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन किस पे अटैक करता है? एरोमेटिक। 3 पेप्टाइड 1 कंटेन्ड, फर्स्ट पेप्टाइड क्या था? सेरिन प्लस प्रोलिन, सेकेंड मेथिनिन प्लस TRP, थर्ड कंटेन फिनाइलिन
lysine, serine, arginine, alanine. F क्या है? ट्रिप्सिन। ये भी 3 पेप्टाइड आया। 1 में एलानिन प्लस अर्जिनाइन, सेकेंड लाइसिन प्लस सीरीन, थर्ड में फिनाइलिन, टीआरपी, मेट, सीरीन प्लस प्रोलिन। इतना हो गया। अब देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ। तो ए का मतलब क्या हुआ? FDNB रिएक्ट विद फ्री अमाइनो ग्रुप, ओके, यील्डिंग एन टर्मिनल। एन टर्मिनल आपका हो गया एलानिन, ये तो क्लियर हो गया, राइट। और लाइसिन कहां पे है? बिकॉज दिस इज यील्डिंग द ईटा अमाइनो एसिड, राइट। सो दस पेप्टाइड इज लीनियर नॉट सर्कुलर। एक तो ये पता लग गया कि ये तो पेप्टाइड लीनियर है, बिकॉज lysine is the interior and this is the eta amino group and this is a free. तो पहला एनालिसिस क्या हुआ? N terminal is alanine and peptide is linear. ठीक है सर, N टर्मिनल में अगर एलानिन होगा तो ये पेप्टाइड लीनियर ही होगा ना? अरे इसने बोला ना कि FDNP से ट्रीट किया, लिखा है देखो, DNP एला आया और अंदर में क्या आया? ईटा DNP लाइसिन। इसका मतलब है कि एलानिन आया और फ्री अमीनो एसिड से FDNP बाइंड करता है। तो एन टर्मिनल फ्री था तो एलानिन था, तो इसका मतलब एन टर्मिनल स्टार्ट विद द एलानिन और फ्री DNP है। इसका मतलब ये अगर सर्कुलर होता तो फ्री नहीं होता है ना, तो लाइसिन भी फ्री नहीं, तो इसका मतलब ये लीनियर अमाइनो एसिड है, ना कि सर्कुलर। सेकंड कह रहा है ट्रीटमेंट, सेकंड हो गया। थर्ड, नाइदर कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए ना पेप्टिडेज बी रिलीजेज ए सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। डी का साइनोबियर का है, तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए का क्लीविंग हो रहा है, ऑल सी टर्मिनल पे क्लीव करता है ना, एक्सेप्ट आर्जिनाइन, लाइसिन एंड प्रोलिन। ये रूल याद कर लो ना साथ में, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए is going to cleave all C-terminal amino acid except ALP, है ना, arginine, lysine, proline, ALP. Carboxypeptidase B will cleave only C-terminal arginine or lysine, ठीक। C-terminal arginine, lysine. Neither will act on any C-terminal amino acid. The next to last amino acid is proline, ठीक। कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी will cleave only C-terminal arginine or lysine, ठीक है। Neither will act on any C-terminal, इसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी अमीनो एसिड नहीं है, बल्कि वो क्या है? प्रोलिन। Lack of product with both enzymes suggests that proline is the last or penultimate residue, ठीक। एनालिसिस करनी है ना आपको, जैसा क्वेश्चन दिया है। तो ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? बी कह रहा है treatment with FDNP followed by the complete acid hydroxide DNP-LA and beta DNP lysine. And second is neither carboxypeptidase A nor carboxypeptidase B released a C-terminal amino acid. So D, treatment with CNBR yielded two peptide, one containing serine, tryptophan, proline, other contain all remaining amino acid including second serine.
ठीक है, ये क्लियर हो गया. एंड द लास्ट वन इज sorry, E1 is treatment with CNBR yielded two peptide. One, serine, tryptophan, proline. Other contain all the remaining amino acid. इसका क्या मतलब हुआ? Sanjan bromide clips specifically on the carboxy side of methionine बताया था. तो methionine is converted to homoserine. So the data so far suggests that tripeptide released by CNBR is the C terminal. तो C terminal आपको पता लग गया कि ये कौन सा है, methionine. Thus the last four residue include methionine followed by tryptophan, serine and proline. लेकिन इसमें दिया क्या हुआ है, मैं अलग ही आंसर दिया हुआ ना. हाँ, treatment with CNBR yielded two peptide, one containing serine, tryptophan, proline. Other contain all the remaining amino acid. मैथेनिन पे अटैक किया ना, मैथेनिन पे क्लेप किया ना, मैथेनिन इसके पहले था, फिर सेरिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन आया. ठीक है, क्लियर? ओके ना. साइड ऑफ द मैथेनिन एसडी. सो data so far says the tripeptide released by CNBR is C terminal. It contains the proline. Thus last four residue include methionine followed by tryptophan, serine and proline. Proline लास्ट में है, अटैक तो इसने मैथेनिन पे किया था, वो हिडन है. आपको टीआरपी, सीआर और प्रोलिन रेसिड्यू मिला. ठीक है बेटा. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटमेंट विद काइमोट्रिप्सिन यील्डेड 3 पेप्टाइड. तो काइमोट्रिप्सिन किस पे अटैक करता है, बोलो? एरोमेटिक अमीनो एसिड ना. तो इसमें फ्रेगमेंट क्या हुआ? हाँ, उसमें भी हिडन रहेगा ना, जिसपे अटैक करेगा वो नहीं मिलेगा अमीनो एसिड, बाकी मिलेगा. तो सीरिन, प्रोलिन मिला, इसके पहले यानी कुछ है. अनदर कंटेंट मेथोनिन, ट्रिप्टोफैन, इसके पहले भी कुछ है. थर्ड कंटेंट फिनाइलिन, लाइसिन, सेरिन, अर्जिनाइन, एलानिन. पूछ रहे कि इसमें क्या होगा, तो ये देख लेते हैं. काइमोट्रिप्सिन, ये वाला हो गया. काइमोट्रिप्सिन क्लिप्स ऑन द, ये तो हो गया. ठीक है. काइमोट्रिप्सिन क्लिप्स ऑन द फिनाइलिन, कंपोजिशन ऑफ काइमोट्रिप्सिन डाइपेप्टाइड कंपाउंड द सीक्वेंस. हाँ, मतलब ठीक है, must be phenylene because only remaining susceptible to chymotrypsin, the terminal sequence is phenylene, methionine. मतलब एरोमेटिक अमीनो एसिड होना चाहिए, एरोमेटिक अमीनो एसिड में फिनाइलिन ही है. तो ये इसका यानी है. थर्ड पेप्टाइड में आपको मिला था नहीं फिनाइलिन, बाकी दो में मिसिंग था, है ना. यानी थर्ड पेप्टाइड एक्चुअली में यहाँ पे अटैक हुआ है फिनाइलिन के पास में. तो टर्मिनल सीक्वेंस पूछ रहा कौन सा होगा, टर्मिनल सीक्वेंस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फिनाइलिन. ठीक है जी, क्लियर. और ट्रिप्सिन का दे रहा है, ट्रिप्सिन क्लीव ऑन कार्बोक्सिल साइड ऑफ लाइसिन एंड अर्जिनाइन provided the next amino acid denoting the amino group is not proline. Since alanine is N-terminal, the beginning sequence must be alanine, arginine, serine, lysine. ठीक है. Trypsin cleaves on carboxyl side of lysine and arginine provided the next amino acid is not proline. Since alanine is N-terminal, beginning sequence must be alanine, arginine. So this is FDNB, trypsin. ट्रिप्सिन. अभी आ गया पूरा सीक्वेंस समझ में कि अगर ये सीक्वेंस बना लें, अमीनो टर्मिनल, फिर एलानिन, फिर अर्जिनाइन, फिर सीरिन, फिर लाइसिन, फिर फिनाइलिन, फिर मेट, फिर टीआरपी, फिर सेर, फिर प्रोलिन. तो ये पूरी एनालिसिस आपको क्लियर होगी कि एन टर्मिनल इज एलानिन, एफडीएनपी फ्री अमीनो एसिड लाइसिन पे बाइंड किया. ठीक है ना. ट्रिप्सिन ने काटा अर्जिनाइन और सेरिन के बीच में, लाइसिन और फिनाइलिन के बीच में. काइमोट्रिप्सिन ने काटा फिनाइलिन और मेथिनिन के बीच में. काइमोट्रिप्सिन ने काटा ट्रिप्सिन और सेरालिन के बीच में. तो ये सीएनबीआर ने काटा मेथिनिन और टीआरपी के बीच में. तो ये पूरा सीक्वेंस आपको मिल गया. ठीक है ना, क्लियर. पूरा सीक्वेंस क्या हुआ, एलानिन, अर्जिनाइन, सेरिन, लाइसिन, फिनाइलिन, मेट, टीआरपी, सेर, प्रोलिन, ग्लोसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामाइन, थ्रेनिन, ल्यूसिन, वैलिन, ग्लाइसिन. ठीक, ओके. फिर से क्वेश्चन पढ़ोगे. हाँ, ठीक है. Partial hydrolysis of protein in number of polypeptide, one of them was
प्योरीफाइड, ये दिया हुआ है ना। तो ये फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ बता रहे, उसी को डिस्कस कर रहे हैं बार बार। ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ो पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट एसिड हाइड्रोलिसिस में ये आपको मिला, कंप्लीट एसिड हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है एफडीएनपी से ट्रीट किया तो क्या मिला आपको, डीएनपी एलानिन मिला। यानी एफडीएनपी तो एन टर्मिनल बताता है ना, तो एन टर्मिनल मिल गया। क्योंकि ईटा डीएनपी लाइसिन मिल रहा है, इसका मतलब ये सर्कुलर अमाइनो एसिड नहीं है, क्योंकि एफडीएनपी हमेशा फ्री अमाइनो एसिड को बाइंड करता है, ठीक। अब कह रहा है कि नाइदर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी रिलीज्ड ए सी टर्मिनल, यानी सी टर्मिनल कुछ और है, जहां पे कट करता है वो पोजीशन तो नहीं है। फिर CNBR से जब ट्रीट किया तो 2 पेप्टाइड मिला, वन सेरिन ट्रिप्टोफैन प्रोलिन और दूसरा मिला अदर कंटेंट ऑल द रिमेनिंग अमाइनो एसिड इंक्लूडिंग द सेकेंड सेरिन। तो CNBR किस पे अटैक करता है, मेथिनिन पे, ठीक है। एंड मेथिनिन इसके पहले होगा, यानी मेथिनिन सेरिन के बीच में कट किया है, तो ये सेरिन टाइप TRP प्रो मिला है और मेथिनिन है। इसके बाद फिर ACR स्टार्ट हुआ है। तो फिर ई कहता है ट्रीटमेंट विद काइमोट्रिप्सिन यील्डेड 3 पेप्टाइड, वन कंटेंट ओनली सेरिन प्रोलिन। तो काइमोट्रिप्सिन कहां अटैक करता है, इस पे एरोमेटिक अमीनो एसिड पे, ठीक है। कह रहा है ये सेरिन प्रोलिन मिला, दूसरा मिला मेट TRP, थर्ड मिला फिनाइलिन, यानी 2 तरह का इसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड है, एक तो ट्रिप्टोफैन और दूसरा है फिनाइलिन। तो इसको अरेंज कैसे करोगे, है ना। तो वो सेरिन ट्रिप्टोफैन प्रोलिन मेथिनिन था, मेथिनिन सेरिन ट्रिप्टोफैन प्रोलिन, फिर सेरिन, इसके बाद प्रोलिन आ गया ना। तो इसके पहले मेथिनिन था, नहीं मेथिनिन ट्रिप्टोफैन, हाँ मेथिनिन ट्रिप्टोफैन, फिर फिनाइलिन, लाइसिन, सेरिन, आर्जिनाइन, एलानिन, मतलब गेस करके आपको बनाना ही है। फिर ट्रिप्सिन में 3 पेप्टाइड मिला, ट्रिप्सिन कहां पर अटैक करता है, थर्ड में देखो, थर्ड फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन, मेथिनिन, सेरिन, प्रोलिन, लाइसिन, आर्जिनाइन, हाँ लाइसिन आर्जिनाइन के बीच में तो आर्जिनाइन, देखो एलानिन आर्जिनाइन है, फिर लाइसिन सेरिन है, यानी ये सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। सेरिन फिर फिनाइलिन ये बीच में आ गया। तो ये फाइनली हमने ये बना दिया, ये एनालिसिस करके बी का एनालिसिस किया, फिर सी का एनालिसिस किया, संजन ब्रोमाइड क्लीव्स ओनली द कार्बोक्सिल साइड। तो कार्बोक्सिल साइड का मतलब क्या हो गया, प्रोलिन है ना, मेथिलिन ट्रिप्टी सेरिन प्रोलिन, ये हो गया सी। तो एन टर्मिनल सजा लिया, सी टर्मिनल सजा लिया, बीच का वो सजाना है। तो काइमोट्रिप्सिन में कह रहा है कि काइमोट्रिप्सिन ऑलवेज क्लीव ऑन द एरोमेटिक एसिड फिनाइलिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन एंड लिसिन, है ना। इसमें से देखना पड़ेगा ये कि क्या मिला है आपको। तो काइमोट्रिप्सिन डाइपेप्टाइड कंफर्म द सी टर्मिनल एंड ऑफ द ओरिजिनल पेप्टाइड इज मेथिनिन TRP सेरिन प्रोलिन, अमीनो एसिड प्रेजेंटिंग मेथिनिन मस्ट बी फिनाइलिन, ओके। तो फिनाइलिन होना चाहिए, अगर तभी काटेगा। तो टर्मिनल सीक्वेंस क्या बना, फिनाइलिन, मेथिनिन, TRP सेरिन प्रोलिन, ये फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। अब ट्रिप्सिन की एनालिसिस करो, बाकी पेप्टाइड हमने छोड़ दिया, ये जो मिला कटिंग फाइनली उसको ले लिया। ट्रिप्सिन में attacks to the lysine and arginine provided the next amino. Since alanine is N-terminal, beginning sequence must be alanine, arginine, serine, lysine. ठीक है, अब ये ओवरऑल सीक्वेंस आप कैलकुलेट कर लो, ये बन गया आपका ओवरऑल सीक्वेंस। एन टर्मिनल पे ये हो गया, सी टर्मिनल पे सेरिन प्रोलिन हो गया, राइट। और बीच में आपका ये सारा एडजस्ट कर देना है, एलानिन एन टर्मिनल हो गया, आर्जिनाइन, सेरिन, लाइसिन, फिनाइलिन, मेथिनिन, TRP। तो सेरिन 2 हो गया आपका, है ना। और लाइसिन एफडीएनपी बाइंड किया, लाइसिन फिनाइलिन के बीच में ट्रिप्सिन ने अटैक किया, काइमोट्रिप्सिन अटैक किया, फिनाइलिन मेथिनिन के बीच में, ट्रिप्सिन ने सेरिन के बीच में, सी टर्मिनल पे मेथियोनिन पे। हाँ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये क्वेश्चन आना है। ये सर ये सब समझ तो आ गया, लेकिन सर मुझे वो मेरा क्लास थोड़ा सा मिस हो गया ना सर। ये FDNB वाला क्या है, मतलब ये एन टर्मिनल को हाँ, मतलब ये FDNB फ्री अमीनो एसिड को बाइंड करेगा। अगर सर्कुलर होता तो केवल अमीनो एलानिन मिलता, FDNB एलानिन, लेकिन इसने 2 FDNB आया ना,
एक FDN भी इंटरनल भी आया था, यानी ये साइड चेन है लाइसिन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये लाइसिन साइड चेन है। FDN भी कभी भी इंटरनल जाके नहीं बाइंड करता, सर्कुलर में नहीं बाइंड करेगा, साइड चेन को बाइंड करेगा, फ्री अमीनो एसिड को बाइंड करेगा, इंटरनल को बाइंड करेगा। कंडीशन है ना, सबकी कंडीशन है, तो कंडीशन ये मेट कर रहा है ना, तो कंडीशन दे दी गई है, आपको सजाना है बस दिमाग। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको करो अपने से, इसको खुद से करो। On a complete dialysis, a peptide yielded glycine, alanine, 2 cysteine, arginine, L3 phenylalanine, valine, ammonium, reduction of protein peptide with mercaptoethanol, followed by ये आया हुआ CSR में कई बार क्वेश्चन, mercaptoethanol followed by alkylation of cysteine residue with iodoestate yielded 2 smaller peptides, suggesting likely structure of the original peptide from the following data। ये है डेटा, पेप्टाइड A, पेप्टाइड B। ठीक है, ट्राई करो इसको, मैं समझाऊं। अभी देखो ये सीक्वेंसिंग का चैप्टर है एक्चुअल में, पेप्टाइड ए पेप्टाइड बी दो मिला है ना, एनालिसिस करो ABCD, ये इसमें आया फ्रेगमेंट, ये ट्रीटमेंट करके ये रिजल्ट आ रहा है, कंटेंट एलानिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, टाइमिन, आर्जिनाइन, आइसोलेशन, अमोनियम, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लिबरेट आइसोलेशन, ये इनका रिजल्ट आया जो ये लिख रहे हैं। अब बताना है कि पूरा पेप्टाइड में क्या सीक्वेंस है। अब कह रहे हैं PITC जब ट्रीटमेंट किया तो देन yielded the phenyl thio iron twine derivative lysine, PTH lysine. Treatment with trypsin yielded 2 peptide, one contain glutamate, isolation, other contain glycine, alanine, cysteine, arginine। ठीक है, पेप्टाइड बी में क्या हुआ, कंटेन द थ्रेओनिन, वैलिन, लाइसिन, मतलब सीक्वेंस तो पहले दे दिया है। पेप्टाइड ए में क्या सीक्वेंस है, पेप्टाइड बी में अब थोड़ी और भी इन डेप्थ एनालिसिस हो रही। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, लिबरेट वायलिन, एमाट्रिप्सिन, लिबरेट वायलिन एंड ट्राइपेप्टाइड कंटेन सिस्टीन, उसी में से जो सीक्वेंस दिया उसी को तोड़ रहा है ना, तो ऑर्डर ही बताना है आपको। पहले वायलिन मिला, फिर सिस्टीन, थ्रेओनिन, फिलाइनिन में एडमेंट डिग्रेडेशन एजेंट PTH थ्रेओनिन, ठीक है ना, तो थ्रेओनिन लास्ट में चला गया। और ऊपर क्या है, एलानिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन, आर्जिनाइन, आइसोलेशन, अमोनियम। ठीक है, तो पहले आइसोलेशन आया, फिर PTH ग्लाइसिन आया, फिर ट्रिप्सिन से किया तो ग्लाइसिन, अमोनियम, ग्लाई, एलानिन, सिस्टीन, आर्जिनाइन। ठीक है बेटा, करें सॉल्व इसको। एडमान बेसिक फंडामेंटल क्या है, एडमान डजंट अटैक फ्री अमाइनो ग्रुप रिलीजिंग द PTH अमाइनो, तो वो इंटरनल हो जाएगा। ठीक है ना, mercaptoethanol reduces disulfide bond। फिर कह रहा है आइडोएस्टेट alkylate the SS group thereby preventing the reoxidation। The ammonium produced by acid dialysis must have come from an amide, thus the glutamate probably was present as glutamine। Original peptide probably has a structure shown below। A, PITC, trypsin, carboxypeptidase A। B, A का तो क्लियर हो गया ना, PITC ने काटा, ग्लाइसिन इंटरनल हो गया इसमें। फिर mercaptoethanol यूज किया तो डाइसल्फाइड, सिस्टीन, सिस्टीन कौन सी, तो दो पेप्टाइड है ना, डाइपेप्टाइड, तो डाइपेप्टाइड A अटैच्ड विद डाइपेप्टाइड B, कहाँ पे अटैच्ड है, तो PITC दो बार हुआ, PITC A में भी रिजल्ट आया तो इंटरनल ग्लाइसिन हो गया, यहाँ पे PITC B में आया तो इंटरनल थ्रेओनिन हो गया, और इसके बगल में सिस्टीन, सिस्टीन का डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया, जिसको mercaptoethanol से ट्रीट करने के बाद ब्रेक हो रहा था। फिर ट्रिप्सिन, आर्जिनाइन, ग्लूटामिन के बीच में, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज अमीन एंड आइसोलेशन के बीच में। और इधर क्या हुआ कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A एंड ट्रिप्सिन को ऐड किया तो फिनाइलिन और वैलिन के बीच में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि डाइसल्फाइड बॉन्ड का अटैचमेंट किस अमीनो एसिड पे हुआ है, सिस्टीन पे हुआ है, और इंटरनल में कौन है, उधर पेप्टाइड A में एलानिन है और थ्रेओनिन है। डाइपेप्टाइड का, पेप्टाइड A का कार्बोक्सिल कौन है, आइसोलेशन, B का कौन सा है, वैलिन। क्लियर हो गया। हेलो, थक गए बच्चे हमारे। आफरीन, नहीं क्लियर हुआ,
फिर से पढ़ो। पेप्टाइड ए कंटेन, ये पूरा दिया हुआ, ठीक है। देखो एलानिन, यस सर सिस्टीन दे दिया सीधे। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा छूट गया ना, मुझे समझने का वो लग रहा है थोड़ा सा। मैंने कुछ समझाया नहीं मैंने इसके पहले। अभी देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा है। इसके पहले तो मैंने कैलकुलेशन कराई थी इन लोगों को कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पे क्वेश्चन में था, तो उसमें डायरेक्ट जो सीक्वेंस दिया था, तो ट्रिप्सिन से अगर जो कट करने के बाद जो हमें अलग से सीक्वेंस मिल रहा था वो उस हिसाब से तो नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना। देखो उसमें अरेंज करना, 3 पेप्टाइड मिल रही थी, 2 तो उसमें थे ही नहीं, है ना। थर्ड वाले का एरोमेटिक अमीनो एसिड का था, तो उसको लेके हमने आगे बढ़ गए, है ना। तो जहां पे आपकी जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है अगर वो क्लियर है तभी आप कर पाओगे, कहने का मतलब ये, नहीं तो क्लियर नहीं है ना। अभी क्वेश्चन पढ़ो। एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो ये मिला। अब रिडक्शन ऑफ द ओरिजिनल पेप्टाइड, ये आया वैसे सर कम से कम 5 बार आया है, गेट में आया है, डीबीटी में आया है। तो मैंने आपको कसम खाई है ना कि मैं एक ही एनरोलमेंट करोगे उसमें सारे एग्जाम के सिलेबस कवर करा दूंगी, ये मेरा कमिटमेंट है। तो इसलिए ये सारी चीजें कर रहा हूँ। ये आया हुआ है, रिडक्शन ऑफ ओरिजिनल पेप्टाइड विद मार्केट टू इथेनॉल, एकदम ऐसा आया हुबहू यही क्वेश्चन आया है। इसलिए कह रहा हूँ इसको अगर ना समझ में आए तो लिख के प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन चेंज होता ही नहीं है। मार्केट टू इथेनॉल फॉलोड बाय अल्काइलेशन ऑफ सिस्टीन रेसिड्यू एंड हाइड्रोस्टेट यील्डेड 2 स्मॉलर पेप्टाइड। ए एंड बी पेप्टाइड आ गया। पहला पेप्टाइड ये था, है ना, कंप्लीट एसिड हाइड्रोलिसिस ग्लाइसिन एंड 2 सिस्टीन आर्जिनाइन, लेकिन ये तो मिक्स है, बॉन्ड रिमूव करेगा, यानी सिस्टीन से कट हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। फिर सिस्टीन रेसिड्यू विद हाइड्रोस्टेट यील्ड 2 स्मॉल पेप्टाइड, तो कहाँ पे कट किया, जहां पे डाइसल्फाइड लिंकेज था, है ना। यस सर। लाइकली स्ट्रक्चर पूछ रहा है। अब कह रहा है पेप्टाइड ए में ये हुआ, पेप्टाइड बी में बी हुआ, तो आपको इसमें एन टर्मिनल, सी टर्मिनल और बीच का ये 3 पता करना होता है कोई भी सीक्वेंस। तो एन टर्मिनल पीआईटीसी से पता लग गया आपको, पार्ट ए में भी देखो, पार्ट बी में भी, वो लिख लो। फिर सिस्टीन का बॉन्ड कहाँ बना, फिर एन टर्मिनल, सी टर्मिनल पता कर लो, कार्बोक्सी पेप्टिडेज से पता चल जाता है आपको, सी टर्मिनल काइमोट्रिप्सिन से बीच वाला पता लग जाता है। कहाँ दिक्कत कहाँ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सर समझ गए सर, याद आ गया सब। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली पूछो, आफरीन से बोला था। हमने कहा कि कहाँ गई आफरीन। सर आज जो है ना वो जो टाइफाइड का वो पूरा कोर्स चल रहा था, तो आज डॉक्टर ने बुलाया था कि आज दिखा दो ना, मतलब हाँ ये सर। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई मैं दिखा के सब। क्या नॉर्मल है, सब ठीक है? हाँ ये सर सब एकदम सही है सर सब ठीक हो रहा है सर। अब अक्षिका को पता नहीं समझ में आया कि नहीं, विपांची कुछ बोल ही नहीं रही है, कॉमा में है, एंड अंजू बिल्कुल सॉफ्ट है। ये क्या चल रहा है? देखो पहाड़ पे तो मैं पहले चढ़ाऊंगा ना, फिर प्रैक्टिस करते करते तुम्हें आने लगेगा। इसके पहले तुम्हें पता है मैंने क्या पढ़ाया था? तुम्हारे आने के पहले इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी पढ़ाया था। तुम जैसे ही आई हो उसके पहले वो पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया था रिलेटिव इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इन द जेल, ग्लाइसिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड का वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो बताया था फार्मूला, है ना। फिर बताया था कि अगर मान लो हाँ चार्ज ऑन द अमाइनो एसिड, क्या चार्ज होगा, कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर उसको जब केटायन एक्सचेंजर एनायन एक्सचेंजर में सेपरेट करोगे तो कौन सा किस में जाएगा, तो उसका ट्रिक बता रहे थे। मान लो बहुत सारा अमाइनो एसिड दिया हो जिसका पीएच पीआई दिया हो, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा इल्यूट फर्स्ट होगा, कौन सा इल्यूट बाद में होगा। तो ये वाला चार्ज के चार्ज पता चल जाएगा। तो ये पीआई माइनस हाँ ये सर, फिर ये भी पता होना चाहिए कि वो कटायन एक्सचेंज है या अनायन एक्सचेंज है, तो उस हिसाब से हमारा मॉलिक्यूल्स क्या है। तो हाँ पॉजिटिव रहेगा तो केटायन एक्सचेंज है, नेगेटिव रहेगा तो एनायन एक्सचेंज है। जिसकी सबसे कम वैल्यू रहेगी वो पहले आएगा। तुम्हारे पहले ये डिस्कस हो रहा था, फिर ये शुरू ही हुआ था। इसमें बोलना बहुत पड़ता है पता है, सब पढ़ाने में न्यूमेरिकल वाले में तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इतना बोलना लिमिटलेस। चलो ये एक है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि हाउ मेनी डिफरेंट लीनियर ट्राई पेप्टाइड कैन बी मेड फ्रॉम
3 different neutral amino acid, है ना। तो इसमें कंडीशन दी हुई है using any of 3 amino acid for any position, repetition allowed, using each amino acid only once in a chain, how many qualitatively different amino acid analysis pattern containing all 3 amino आया, समझाऊं। इसमें क्या करना होता है, इसे 20 अमीनो एसिड है ना, इसको अरेंज करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा ये पूछ रहा है, ये बता देते हैं फार्मूला कौन सा लगेगा। से देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द फर्स्ट पोजीशन एंड बिकॉज एनी ऑफ द 3 अमीनो एसिड कैन बी यूज्ड फॉर एनी पोजीशन, तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी फॉर द सेकंड, 3 पॉसिबिलिटी फॉर द थर्ड, है ना। द टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड विल बी 3 into 3 into 3 यानी 27। तो फार्मूला कौन सा लगा, ये फार्मूला नोट कर लो। A is the first amino acid, B is the first amino acid, C is the first amino acid। तो A को कितनी बार अरेंज कर सकते हैं, A B A C, है ना। B को सेकंड पोजीशन पे कर दिया, A B A A B B A B C, C को सेकंड पोजीशन पे A C A A C B A C C, ठीक है। B is the first amino acid, B A A B A B B A C, फिर B B A B triple B triple B B C, फिर C B C A B C B B C C, ठीक है ना। ये सारे हो गए। तो इस तरह से फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। कि अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, जब आपका फ्लेक्सिबल अमीनो एसिड हो किसी पोजीशन पे हो, देन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के लिए 3 की पॉसिबिलिटी सब में बन रही है। तो फार्मूला इज 3 into 3 into 3। अगर ट्राइपेप्टाइड है, 2 पेप्टाइड होता तो 2 into 2 into 2, पेंटापेप्टाइड होता तो बोलो सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं ना सर। अरे सिंपल 20 अमीनो एसिड, हाँ ये सर 20 अमीनो एसिड छोड़ दो, ट्राइपेप्टाइड दिया है, कह रहा है कि इसको कितना अमीनो एसिड बन सकता है अगर अमीनो एसिड ए बी सी मान लो है अमीनो एसिड, और ये एक्सचेंज हो सकते हैं, इनका पोजीशन चेंज हो सकता है। तो ए के लिए 3, बी के लिए 3 और सी के लिए 3, क्योंकि ए बी सी है ना, बस 3 ही है, तो 3 ही बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर ए बी सी डी हो तो कितना होगा, ये तो हो गया 27। ए बी सी डी हो तो कितना हो गया, 4 हो जाएगा, 27 into 3। अच्छा सारा 4 होगा ना। हाँ ये सर 16 into 16 सर 4 अमीनो एसिड है तो कंफर्मेशन चेंजेस आपका 4 है। हाँ तो 5 होगा तो 5 का मल्टीप्लाई होगा। 4 into 4 ये सर, हाँ ये सर, तो वही सर मैं कह रही हूँ सर, जैसे सर 20 अमीनो एसिड है और इस क्वेश्चन में 20 अमीनो एसिड दिया हुआ है और इसमें कहा कि 3 कंफर्मेशन चेंजेस है, यानी 20 अमीनो एसिड जो है 3 बार करेगा, देन 20 अमीनो एसिड फिर 3 बार। 20 को नहीं, 20 आपको कंफ्यूज करने के लिए डेटा दिया हुआ है, बोल जाओ उसको। अच्छा खाली फैक्टोरियल पूछ रहा है आपको, समझ रहे हो। इसीलिए तो इसने ये वर्ड यूज किया कि भाई सिंपलेस्ट में समझ लो कि अगर तीनों चेंज हो सकते हैं तब तो 3 बनेगा। अगर एक को फिक्स कर दिया तो 2 ही बना ना। अगर मान लो एक को मैंने फिक्स कर दिया तो यहाँ पे क्या बना, हाँ ये सर 2 बना ना, एक का 3 बनेगा, इसका 3 बनेगा, इसका 3 बनेगा और एक का 2 बनेगा, 3 3 के 9 दोनों 18 बनेगा। फिर अगर एक फिक्स हो गया तो 2 फिक्स हो गया तो फिर 2 2 और 3। सिंपल मैथमेटिक्स। समझ गए सर, समझ में आ गया अभी सर, आ गया ना। हाँ तीनों फ्लेक्सिबल है इसलिए वो टेबल बना हुआ है ना सर। सही टेबल अजीब सा दिया, सही टेबल जो बना हुआ है वो टेबल समझाने के लिए दिया है कि अगर मान लो फ्लेक्सिबल कर दो है ना ए और बी सी तीनों को, तो ए के लिए भी 3 बनेगा, बी के लिए भी 3 बनेगा, सी के लिए भी 3 बनेगा, सी के लिए भी 3। हाँ ये कह रहा है या तो मैथमेटिक्स कर लो या तो तुम ऐसे लिख लो। ये लिख के ये टोटल काउंट करोगे तो ये 27 है, 27। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई फ्री का क्लास में नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। आपकी लाइफ से कितना लोग खेलते हैं देखो, फ्री के लालच में ना
कोई आपको इंपॉर्टेंट तो बताता है, फालतू चीजें बताते रहते हैं वही टाइम पास। टाइम निकल गया, फिर आपका एग्जाम भी निकल गया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर साल खराब हो गया। तो फ्री के चक्कर में कितने लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। फ्री में तो कोई दम होता नहीं, ध्यान रखना। पैसे देके पढ़ो लेकिन रिजल्ट आएगा, एंड योर रिटर्न विल बी देयर। ये फार्मूला है एन टोटल अपॉन आर, यानी एन अपॉन आर। तो अगर कहते हैं कि पोजीशन कितने टाइम चेंज होगा, 3 टाइम, एन इक्वल टू हो गया 3। एन कितना हुआ, एक सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि 3 अमीनो एसिड है और 3 टाइम चेंज हो रहा है, तो एन इक्वल टू 3, तो एन अपॉन आर कर लेना है। तो एन ऑब्जेक्ट है 3 और कितने टाइम है, 3 टाइम, तो कितना आ गया 27। इसी तरह से 4 अमीनो एसिड 4 टाइम बन गया ना तुम्हारा काम। लो हाँ ये सर, हाँ वही सर मैं बता रही थी जो अमीनो एसिड। हाँ तुम तो बता रही थी, मैं भी तो बता रहा हूँ सर आपसे मैंने पढ़ा हुआ है सर तो आपसे मैंने पढ़ा हुआ है, जब पिछली बार आपने इस तरह का आपने बताया था। हाँ। तो अमीनो एसिड को उसकी पावर करके, तो वही मैं बता रही सर। ठीक है ना। तो आर टाइम अगर घटा देंगे, मान लो कहा 2 टाइम और एन है 3, तो आपको पता लग गया 3 तरीके 9 हो गया, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये सर कोई मिस्टेक होने के ये चांस सर नहीं। ऐसे बताया था आपने, है ना। 4 अमीनो एसिड है, 2 टाइम चेंज हो रहा है, सीधे 16 होगा। हाँ ये सर अब पिछला लेक्चर याद हो गया। हाँ, एन अपॉन आर ही करना है, इसको कहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब मान लो कहते हैं कि if each amino acid is used only once in the chain, then there are 3 possibilities for the first position, 2 possibilities for the second position, and only 1 possibility for the third position. The total will be 3 into 2 into 1 is equal to 6. ठीक है। yes, तो यहाँ पे कंडीशन है if each amino acid is only once in the chain, केवल एक बार यूज होगा, ठीक है, तो फैक्टोरियल लग जाएगा। अगर 3 अमीनो एसिड है तो 3 का फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, 4 अमीनो एसिड है 4 का फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1। लेकिन ये टर्म लिखा रहना चाहिए, इफ ईच अमीनो एसिड इज यूज्ड ओनली वंस, तब आप लगाओगे परम्यूटेशन, है ना, फैक्टोरियल वही। समझ में आ गया? जी सर। तो इसमें क्या करते हैं फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल फार्मूला ही होता है P इक्वल टू n, मतलब n टाइम, है ना, n ऑब्जेक्ट, कितना ऑब्जेक्ट लिया n, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, फिर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, n कितना हो गया, जैसे 3 अमीनो एसिड लिया तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, ठीक है, 3 माइनस 1 कितना हुआ, 3 माइनस 1 2 हुआ, 3 माइनस 2 1 हुआ, तो यही आ गया ना 3 का फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1। तो चाहे ये फार्मूला लगा लो n माइनस 1 n माइनस 2 का, चाहे डायरेक्टली एक एक घटाते जाओ, 3 का 3 2 1, 4 का 4 3 2 1, 5 का 5 4 3 2 1। तुम लोग जिस दिन टॉप पर जाओगे ना सरकार गिरा दूंगा मैं इतनी पावर आ जाएगी मेरे पास। तुम्हें मालूम है कलम की पावर, स्टडी की पावर, नॉलेज की पावर बहुत बहुत ज्यादा होती है ना। ये क्लियर हुआ बच्चों? चले आगे। जी जी सर। हाँ,
3 अमीनो एसिड 3 बार लिया तो 3 to 1 6 हो गया। इन दिस प्रॉब्लम 3 अमीनो एसिड आर टेकन 3 एट ए टाइम। चलो ये सब फार्मूला तो तुम्हें याद नहीं होगा। हाँ, एक फार्मूला बड़ा ये यूज होता है CSIR में, ये वाला, इसको समझा देते हैं। ये लगेगा कहाँ, याद कर लो पहले। दिस इज द पैटर्न कैलकुलेशन। तो इसमें परम्यूटेशन भी है, कॉम्बिनेशन भी है, दोनों अगर होता है। परम्यूटेशन तो आप समझ गए है ना, ऑर्डर दे देंगे, 4 अमीनो एसिड है, 4 बार होना है, चेंजिंग द पोजीशन, तो परम्यूटेशन लगेगा। परम्यूटेशन एक होता है कॉम्बिनेशन, तब उसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा अगर कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला परम्यूटेशन वाला तो ये फॉर्मूला लग गया, फैक्टोरियल n, इसको फैक्टोरियल का निशान बोलते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन वाला अपॉन हो जाएगा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सिंपल सा है। जैसे मान लो 3 अमीनो एसिड है, 3 बार ऑल 6 कॉम्बिनेशन सेम कॉम्बिनेशन। हाँ, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा अगर 3 अमीनो एसिड हो, 3 बार पोजीशन चेंज करें, तो एक तो परम्यूटेशन भी लग गया, लेकिन अगर कहते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन भी बनेगा, है ना, कितने पेप्टाइड बनेंगे फाइनली, तो आपको परम्यूटेशन भी करना है और कॉम्बिनेशन भी करना है। इसको मैं करके बताता हूँ। एक सिंपल कैलकुलेशन यहाँ कर लो। 3 का 3 है तो 3 का फैक्टोरियल हो गया, तो 3 to 1 हो गया, ठीक है। और r इक्वल टू कितना है, 3, तो 3 माइनस 3 यानी 0 का होता है 1, तो 3 to 1 यानी कट के 1 हो गया, यानी एक पेप्टाइड बनेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर दोनों करेंगे तो। अब ये क्वेश्चन आ गया, इफ ईच ऑफ द 27 ट्राइपेप्टाइड shown in part A are hydrolyzed and passed through an amino acid analyzer, will observe only 7 unique qualitative composition pattern. Only A from triple A, only B from triple B, only C from triple C, A plus B, A plus C, ये आ गया, B plus C, A plus B plus C। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक पैटर्न क्या बन रहे हैं, सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आर एट ए टाइम। तो एन और आर आपको अगर डिफाइन हो गया तो देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। एक फार्मूला करके हम बता ही देते हैं आपको। ये थोड़ा टफ हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। चलो, कल कोई यूनिक फार्मूला मिलता है ना CSIR से तो मैं लेके बताता हूँ आपको। इसको अभी छोड़ दो, क्योंकि ये मैं समझाऊंगा तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं, ठीक है। तो आज यही रहने दें, कल पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, लैम्बर्ट्स बियर लॉ का एप्लीकेशन कल पढ़ेंगे, एंड वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम आल्सो, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे लैम्बर्ट्स बियर लॉ का। तो अंजू पूछ ही रही थी कि कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे, तो हमने कहा कि भाई यूनिट 1 से अभी स्टार्ट कर दिया है, सारा कैलकुलेशन, पेप्टाइड, लैम्बर्ट्स बियर लॉ, ये सारा वहीं का पार्ट है, सीक्वेंसिंग, है ना। तो आज मुझे लगता है कि रोक देना चाहिए, आप लोग जैसा सजेस्ट करो। अगर आप लोग कहोगे तो आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज टुमारो वी विल कंटिन्यू। से कल हाँ, क्योंकि दिमाग ना न्यूमेरिकल करते करते बहुत जल्दी थक जाता है। सर एक्चुअली मेरे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स भी 18 से हाँ, थे, और अभी तक सबको ये कंफ्यूजन था कि होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे। आज ही कंफर्म हुआ है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है एकदम से पूरा कवर अप करना। खाली आप ये लाइव क्लास करो, बाकी टाइम में सुबह थोड़ा उठने की आदत डालो। अभी खा पी के तुरंत सो जाओ, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाओ, है ना। 8:30 बजे तक बिल्कुल फोकस हो कि खाली अपने कोर्स का पढ़ाई करो, है ना। फिर दोपहर के टाइम में और बाकी कोर्सेज का कर लो, शाम के टाइम में भी कोर्सेज का कर लो। ये तो सिर्फ नाइट का है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं। खा पी के आराम से बैठो, है ना, ठीक है।
क्लियर? प्लान करके करोगे तो हर काम हो जाएगा।